अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। पशुपति पारस पटना की दुकान में नए कुर्ते और बंडी खरीदते वायरल हैं। चर्चा जोरों पर है कि ये बंडी इसलिए क्योंकि वो मोदी की टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा करके लौट रहे थे तो मोबाइल की घंटी बजी। दिल्ली पहुंचते ही बोले कि महादेव की कृपा है, जो होगा अच्छा होगा। इनके बारे में भी शोर है कि ये मोदी की टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की कड़ी में हम बात करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार की। इस पर चर्चा तो होगी, पर साथ ही ये भी पूछेंगे कि कहीं ये विस्तार चुनावी फायदे वाला तो नहीं है। कौन कौन से चेहरे हैं जिनके जरिए राज्य, जाति, वोट सब कुछ साधने की पुरजोर तैयारी हो रही है। जिस मोदी कैबिनेट में सहयोगी पार्टियों के एक भी केंद्रीय मंत्री नहीं थे, अचानक लंबी फहरिस्त कैसे तैयार हो गई। और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मंडल संघ कमंडल वालों जैसा होगा मोदी मंत्रिमंडल। हमारे साथ होंगे बेहद खास मेहमान, उनसे आपका परिचय कराऊं उससे पहले ये बड़ी खबर देखिए। मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों का नाम फाइनल। 8 जुलाई तक पीएम मोदी के सभी कार्यक्रम रद्द। फाइनल नाम पर प्रधानमंत्री लगा सकते हैं मुहर। 17 से 22 मंत्रियों के शपथ लेने की खबर। चुनावी राज्यों को कैबिनेट में तरजीह संभव। कैबिनेट विस्तार में उत्तर प्रदेश पर खास नजर। जाहिर है जो राज्य चुनाव में आगे जाने वाले हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्व का राज्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश जहां से होकर सत्ता का रास्ता दिल्ली तक भी जाता है, वहां अब ध्यान दिए जाने की जरूरत और खास तौर पर है। और ये कहा जा रहा है सोर्सेस के हवाले से कि आप देखेंगे कि प्रायोरिटी स्टेट को मिलेगी। यहां के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको झलक जाएगा कि ये सबसे ऊपर प्रायोरिटी में है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं उन नामों के बारे में जिनके बारे में चर्चा सरगम है। वो कौन कौन से नाम हैं और क्यों वो नाम इस समय चर्चा में हैं। और कहीं किसी के साथ गुगली भी हो सकती है क्या, कोई ऐसा नाम जो इस समय रनर्स में से एक माना जा रहा है, लेकिन हो सकता है वो रिफ्लेक्ट ना करे या लगभग चीजें तय हो गई हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं। ये है वो नाम जो इस समय चर्चा में है। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री रहे असम के, लेकिन अब हेमंत बिस्वा शर्मा के वहां मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको केंद्र में अकोमोडेट किया जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको केंद्र में लाया जा सकता है। बीजेपी ज्वाइन की, वहां कमलनाथ की सरकार गिरी मध्य प्रदेश में और उसमें एक तरीके से मुख्य भूमिका उन्होंने निभाई। भूपेंद्र यादव, जिन्होंने बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सफलता की बुनियाद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पशुपति पारस 5 सांसद लेकर अलग हुए चिराग पासवान से। अनुप्रिया पटेल के नाम की चर्चा है, अपना दल एस, उनको अकोमोडेट किया जा सकता है, पहले भी थी वो। और विनोद सोनकर, उनको ये देखते हुए कि ये सोनकर सरनेम खासतौर से महत्वपूर्ण है इलाहाबाद और आसपास की जगहों पर, प्रयागराज और आसपास की जगहों पर, उनको लिया जा सकता है। सुशील मोदी लिए जा सकते हैं बिहार से। और राजीव प्रताप रूडी को वापस लाया जा सकता है। आरसीपी सिंह को जेडीयू की तरफ से उस कोटे से बनाया जा सकता है। प्रताप सिम्हा को लाया जा सकता है। अनिल बलूनी या अजय भट्ट लाए जा सकते हैं। रामकृपाल यादव और अन्नपूर्णा देवी को जगह दी जा सकती है। मीनाक्षी लेखी या प्रवेश वर्मा, इनमें से कोई एक अकोमोडेट किया जा सकता है दिल्ली से। चौधरी विजेंद्र सिंह लाए जा सकते हैं मंत्रिमंडल में। सुमेर सोलंकी के नाम की चर्चा है। नारायण राणे को फोन आ चुका है, कहा गया है। हिना गावित को भी आने के लिए कह दिया गया है। रंजीत सिंह को भी न्योता है। पीपी चौधरी का नाम चल रहा है। सोमा द्विवेदी का नाम भी लिया जा रहा है। लेकिन जब इन नामों की चर्चा हो रही है, असल में आपको यह मालूम है कि मैक्सिमम जो मिनिस्टर्स की तादाद है वो 81 तक हो सकती है। 2004 में जो 91वां संशोधन हुआ उसके तहत यह तय हुआ कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस लोकसभा में होगी उसका 15%, मतलब वो मैक्सिमम 81 हो सकता है। अभी है 53, मतलब गुंजाइश बढ़े की है। इसमें कहां से किसको अकोमोडेट किया जाएगा, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या बातें ध्यान में रखकर लगाए जाएंगे, इस पर चर्चा हो रही है। जरा देखिए एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, ये आपको ये स्पष्ट कर देगी कि असल में
जिन नामों की चर्चा हो रही है उसके पीछे वजह क्या है? मंत्रिमंडल विस्तार नजर कहां है अब की बार? 2 साल में 2019 में शपथ लेने के बाद पहली बार ये मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे की वजह क्या? कौन सी वो वजह है जिसके चलते मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है और अभी क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश चुनाव में जाने वाला है, बिहार में अपने अलाइज को, खासतौर से जेडीयू को अकोमोडेट किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल लेटेस्ट नतीजों के बाद वहां पर भी कई चीजें ऐसी हैं जो सरकार को ध्यान में रखनी है और इसके चलते उसको तरजीह मिल सकती है। बिहार, जैसे मैंने आपको बताया, है ही। उत्तराखंड में भी अभी आप देख रहे हैं कि सियासी उठापटक वहां लगातार चल रही है और आने वाले दिनों में उसको चुनाव में भी जाना है। महाराष्ट्र में भी शिवसेना के अलायंस से अलग होने के बाद, एनडीए से अलग होने के बाद वहां पर अपना मास बेस बढ़ाने के लिए, नेताओं को प्रोमिनेंस देने के लिहाज से खासा काम किए जाने की जरूरत है। तो इसमें मुख्य तौर पर आप जो देख रहे हैं वो ये है कि उन जगहों पर, उन राज्यों पर निगाहें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को सशक्त बनाए जाने की जरूरत है। उन जगहों पर निगाहें हैं जहां चुनाव है। उन जगहों पर निगाहें हैं जहां पर अपने अलाइज को, अपने सहयोगियों को लाकर उनको भरोसे में लेना है, उनका भरोसा एनडीए के साथी के तौर पर और बढ़ाए जाने की जरूरत है। उन तमाम जगहों पर सरकार का ध्यान है, सोर्सेस ऐसा कह रहे हैं। वो कौन से नाम हैं जिनकी चर्चा चल रही है और किन पर लगभग ठप्पा लग चुका है वो भी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपका परिचय करा दूं आज के मेहमानों से और उनसे हम समझेंगे इस समय क्यों हो रहा है, इसके मायने क्या है, किन बातों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। गुरु प्रकाश पासवान प्रवक्ता हैं, एकेडमिशियन हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सधे तरीके से अपनी बात रखते हैं। गुरदीप सिंह सप्पल, जिनको मीडिया में काम करने का भी अनुभव है, प्रवक्ता के तौर पर भी कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखते हैं, समृद्ध अनुभव फिल्म मेकर के तौर पर भी उनका। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता। एक बार फिर से स्वागत है अनुराग भदौरिया जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप उनके विश्लेषणों को ध्यान से सुनेंगे तो नीर क्षीर विवेक के साथ वो एनालाइज करते हैं चीजों को। और विनोद शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, उनके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। उनकी पारखी निगाहों से हम ये समझेंगे कि असल में जो होने वाला है वो एक्चुअली क्यों होने वाला है। लेकिन सबसे पहले उन्हीं से समझ लें जो ये करने वाले हैं। गुरु प्रकाश पासवान साहब, क्या इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है और इस समय क्यों? नहीं, देखिए दिनेश जी, ऐसा है कि भविष्य के गर्भ में है और चीजें 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएंगी। और लगातार हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि वो चाहे समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, हर एक क्षेत्र का उचित प्रतिनिधित्व हो, पुरुष महिला अनुपात उचित हो, तो भागीदारी सबकी हो, ये सुनिश्चित करने के लिए। और पिछले दिनों हम जानते हैं जिस प्रकार काफी दुखद रहा, रामविलास पासवान जी का स्वर्गवास हुआ, तो कुछ पोजीशंस रिक्त थी, उन पोजीशन को फिलअप करने के लिए ये कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है, जो कि बहुत ही रूटीन मामला है। इसमें बहुत ज्यादा रीडिंग या मिसरीडिंग करने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल जो मैंने समझा था कि आप इसका जवाब जिस तरीके से देंगे, अमूमन मतलब बिल्कुल उसी लाइन पर आपने ये बात कही। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब स्टूडेंट्स ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथियों का चयन करते हैं, रिशफल करते हैं, विस्तार करते हैं, तो अक्सर नागरिक शास्त्र में या IAS IPS की तैयारी करते हुए लोग जो पढ़ाई करते हैं, एक्चुअली व्यावहारिक चीज़ें उससे काफ़ी अलग होती हैं। वो व्यावहारिक पहलू समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमोद राय। उनके पास में चलूं, जरा समझ लूं कि इस समय आज भी एक ये चर्चा आ रही थी कि 8 तारीख को ये हो सकता है, उसके पहले 6 तारीख को बैठक महत्वपूर्ण है और चीजें लगभग फाइनल हो चुकी हैं। अमोद, क्या ऐसा है? बिल्कुल देखिए, बैठक अभी भी चल रहा है। BL संतोष पहुंचे हैं JP नड्डा के घर पे, जहां मंथन चल रहा है। और थोड़ी देर पहले थावरचंद गहलोत, जो आज राज्यपाल घोषित किए गए हैं, वो भी पहुंचे हैं। तो जो परिवर्तन का दौर है, जो सरकार और संगठन के बीच समन्वय है, वो जारी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो परिवर्तन हो रहा है वो ऐसे समय में हो रहा है कि आगे 5 राज्यों में चुनाव होना है और उन चुनावों में किसको ज़्यादा तरजीह मिलेगी उस पर वोट बैंक भी निर्भर करता है। खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, इसके अलावा ये है वो व्यवहारिक पक्ष जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी अमोद जी। आपने जो चुनावी राज्यों की बात की, इसी का मैं जिक्र कर रहा था। लेकिन मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ, ये मीटिंग दर मीटिंग जो हो रही है, 20 जून को एक बैठक हुई, 2 साल के कामकाज की समीक्षा के संदर्भ में कहा गया कि, और उसके बाद हमने देखा दिल्ली में कई नेताओं की दौड़, कई मुलाकातें, ये सब जो चला है, ये माथापच्ची क्या दिखाती है? इतना मेटिकुलस काम कर रही है सरकार
अपने सहयोगियों के चयन के लिए, या कहीं कोई पेच फंसता है, बार बार कई पेच फंसते हैं, उनको सुलझाने के लिए बैठकें होती हैं? देखिए दिनेश, मैं बताऊं आपको कि जो बैठकों का सिलसिला है, कई रिपोर्टेड हुई हैं, कई रिपोर्ट नहीं हुई, और पिछले एक महीने में कम से कम 20 बार ये बैठकें हुई हैं। अलग अलग नेता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इसमें सब में इन्वॉल्व रहे हैं और काफ़ी समीक्षा की गई है। और समीक्षा के बाद ये बैठकों का जो निचोड़ है अब परसों दिखेगा आपको कि किस तरह से केंद्र सरकार में जो मंत्री लिए जा रहे हैं। लगभग 45 से 50 नामों को, सूत्र जो बताते हैं धीरे मैं आपको बताऊं कि 45 से 50 नामों पर कंसिडरेशन था, और उसमें से 28 से 29 नाम सीरियसली इन लोगों ने शॉर्टलिस्ट किए हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। तकरीबन 7 से 8 मंत्री ऐसे हैं जिनको संगठन में भेजा जा सकता है। तो ये एक चर्निंग है। इसको करने के पीछे मकसद सिर्फ यही है कि जो सही बात है, सही लोग हैं वो आगे आए, जो लोग जो सही लोग हैं वो सामने आए। और आपने कहा कि 10 लोग करीब ऐसे हैं जो वापस भेजे जा सकते हैं, मंत्रिमंडल से संगठन में भेजे जा सकते हैं। क्या इनको लेकर ये नजरिया बनाया जाएगा कि इनका रिपोर्ट कार्ड उतना अच्छा नहीं था, या ऐसे नहीं देखा जा सकता? अगर मेरिट के आधार पर आप किसी को अकोमोडेट करते हैं, अगर सीधी सी लाइन यही है कि मेरिट और रिप्रेजेंटेशन, उस वर्ग का रिप्रेजेंटेशन, अगर यही बात है तो जिसको आप हटा रहे हैं, क्या वो रिप्रेजेंटेशन के मामले में या मेरिट के मामले में कमतर पाया गया क्या? गुरु प्रकाश पासवान साहब, इसका जवाब लेकर फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। नहीं, बहुत अच्छी बात दिनेश जी आपने उठाई है। ये जो फैक्टर हैं, ये 2 फैक्टर अक्सर डिटरमिन करते हैं कि भाई मेरिट और रिप्रेजेंटेशन, और इन मामलों में हमें समझने की आवश्यकता है। अभी आपके डिबेट पे आने से पहले मैं लाइव मिंट की एक रिपोर्ट को देख रहा था, और आप कहेंगे तो मैं शेयर भी कर दूंगा। उसमें कहा गया कि जो 2019 में कैबिनेट बना था दिनेश जी, उसमें 78% लोग ग्रेजुएट्स थे। तो एफिशिएंसी का ये जो मेरिट का आप संदर्भ दे रहे हैं, वो वहां पे उसका ध्यान रखा गया। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि 2019 का कैबिनेट था, वो ऐतिहासिक रूप से 1952 से लेकर के अभी तक SC, ST, OBC और महिला, इन तीनों के अनुपात में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देने वाला एक कैबिनेट था। उस रिपोर्ट में सहयोगियों की बात भी छपी है क्या? अलाइज की बात, उनको कितना अकोमोडेट किया आपने उस समय, कितनी सुनी उनकी, अब कितनी सुनने के लिए तैयार हैं आप? मैं आपसे समझूंगा, उसका भी जिक्र है, क्या मैं आपके पास लौटूंगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गुरदीप सिंह सप्पल, कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? गौतम जी, ये मोदी जी की सरकार है, इसमें कैबिनेट की फंक्शनिंग तो कब की खत्म हो चुकी है। हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है वो इस सरकार को चलाता है। मंत्रियों का पास ना तो काम रहता है, ना ही मंत्रियों का इतना रोल रहा इस सरकार के अंदर। इसलिए पिछले 1 साल में कई मंत्री पे 4 मंत्रालय भी रहे देश में, तो कोई फर्क नहीं पड़ा देश को। अभी जो हो रहा है उसको हम दूसरी नजर, पॉलिटिकल नजर से ही देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के कई स्टेट्स में विद्रोह की बातें, असंतोष की बातें उभर रही हैं। कर्नाटक में झगड़ा, उत्तराखंड में झगड़ा, गुजरात में झगड़ा, राजस्थान में झगड़ा, मध्य प्रदेश में झगड़ा। तो एक पॉलिटिकल जो एक्सरसाइज की जा रही है कि अब कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल करे, वो जरूरी है। जो कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि पिछले 2 साल के अंदर हमने कैबिनेट फंक्शनिंग नहीं देखी है देश के अंदर। बहुत सारे ऐसे कैबिनेट फंक्शनिंग वाली बात का जवाब दूंगा मैं गुरदीप जी, लेकिन इनके पास तो चलिए ये रेमेडी है कि अगर इनके झगड़े हो रहे हैं राज्यों में, तो चलिए केंद्र में ये दवाई कर लेंगे। आपके झगड़ों की बात जो हो रही है छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में, उन झगड़ों की रेमेडी कैसे करेंगे आप? मतलब ये इस मामले में इनके पास एडेड एडवांटेज है क्या, ये मैं समझूंगा। लेकिन अनुराग भदौरिया के पास जाता हूं पहले। अनुराग भदौरिया, उत्तर प्रदेश, उधर रिवर फ्रंट मामला हम देख रहे हैं, और उस पृष्ठभूमि में इधर कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला है, आपकी टिप्पणी? देखिए, एक चीज तो मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है, और जब जमीन खिसकती है तो भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ ऐसी राजनीति करने की कोशिश करती है, जिसको मैं कोशिश कह रहा हूं, कर कुछ भी नहीं पाएंगे। अब वो जाति धर्म के आधार पे या दल के आधार पे कुछ चेहरे शामिल करना चाहते हैं, योग्यता के आधार पे नहीं। योग्यता से यहाँ कोई लेना देना नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी जात धर्म की राजनीति करती है और एकोमोडेट करने की राजनीति करती है, कैसे किसको कहाँ करें। इतने दिन तक उन्होंने नहीं पूछा इनको, जो इनके साथी थे, जो इनके साथ पीछे चल रहे थे, जिनकी मदद से यहाँ तक पहुंचे, उनको इन्होंने छोड़ दिया था। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के अंदर में हो, चाहे गुजरात के अंदर में हो,
चाहे इनकी समाजवादी पार्टी नहीं करती जाति की राजनीति। नहीं, जो हाल मध्य प्रदेश में हो रहा है, सुन तो लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप टोक लीजिएगा। तो जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी के अंदर में उठा पटक नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की बीजेपी और दिल्ली की बीजेपी आपस में भिड़ी नजर आई। एक साहब वहां से अपॉइंट होके आए कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो उनको झुंझुना दे दिया गया। एक साहब वहां ब्राह्मण चेहरे से आए थे, लेकिन उनको भी साइड में बैठा दिया गया, क्योंकि आपसी इनके झगड़े चल रहे हैं। इस चक्कर में उत्तर प्रदेश का विकास तो इन्होंने किया नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्होंने नकार दिया। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम ये थोड़ी जाति धर्म की, थोड़ी दलों को थोड़ा चेहरा उनके कैबिनेट में ले लें, उनको झुंझुना दे दें। ये किस आधार पर कह रहे हैं आप कि उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया? उत्तर प्रदेश, क्योंकि पंचायत के चुनाव आपने देखे ना, पंचायत चुनाव के जब इलेक्शन हुए, पंचायत सदस्यों के चुनाव में इनको हराया ना बुरी तरीके से, तो जब ये हारे हैं तभी तो परेशान हुए ना। उसके बाद इन्होंने ये फिर तांडव मचाया कि फिर सरकारी मशीनरी, मैंने कहा ना, जनता ने इनको हराया और सरकारी तंत्र से ये जिला पंचायत अध्यक्ष जीत बैठे। तो अध्यक्ष अलग चीज होती है, जिला पंचायत सदस्य जनता चुनती है। 2022 में भी जनता ही वोट करेगी। जब जनता वोट करेगी तो इनको इनका सफाई। अनुराग भदौरिया, जो आपने कहा है ना, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि पंचायत चुनावों की भी सूटेबल व्यूइंग हो रही है क्या? पिक एंड चूज व्यूइंग हो रही है क्या? ये मैं आपके पास आऊंगा इसको समझने के लिए, लेकिन मैं अब हर्षवर्धन आपसे पहले जरा मैं जाना चाहता हूं विनोद शर्मा जी के पास। विनोद सर, इन तमाम बातों के बीच एक्चुअली सच्चाई क्या है जिसको ध्यान में रखते हुए एक्सपेंशन होगा? देखिए, कोई भी एक्सपेंशन जो होता है वो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव उसका स्वरूप होता है और एक पॉलिटिकल होता है। ये दोनों का मिक्स होता है। और मैं समझता हूं कि ये जो अभी एक्सपेंशन प्रधानमंत्री करने की कोशिश कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी है और पॉलिटिकल भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव इस लिहाज से कि एक एक मंत्री के पास 3-3, 4-4 पोर्टफोलियो हैं, वो पूरा ध्यान नहीं दे सकते हर पोर्टफोलियो पे। दूसरा कि कुछ मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड लिए गए हैं, वहां मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं कि मंत्रियों को अगर पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई होती तो फिर उनके रिपोर्ट कार्ड वाजिब थे। लेकिन जो हम सुनते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय का काफी कंट्रोल रहता है हर मंत्रालय, वो अलग विषय है, वो अलग बहस का विषय। अब रही पॉलिटिकल बात, देखिए, जनता दल यूनाइटेड को अकोमोडेट करना है। लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके 2 धड़े हो गए हैं, उसमें एक धड़े को उन्होंने अकोमोडेट करना है। जिसको करेंगे उसको मोहर लग जाएगी कि भाई ये एनडीए का साथी है, बाकी दूसरा नहीं है। और उसी तरह से जो शिवसेना चली गई उसके जगह पे अकोमोडेट करना है, फिर अकाली दल की जगह पे अकोमोडेट करना है। फिर हिमाचल, देखिए एक बात समझने की कोशिश कीजिए, नड्डा साहब हिमाचल से आए, नड्डा साहब केंद्रीय मंत्री थे। अब आज के दिन हिमाचल से भी किसी चेहरे को लाना पड़ेगा और हिमाचल में भी एक चेहरा देना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी इलेक्शन होने, कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है और बीजेपी ये कोशिश करेगी कि पहले वहां पर चेहरा दे। राइट, तो चेहरा होगा उसकी उतना ही आप अटकलें उतनी लगा सकते हैं जितनी मैं लगा सकता हूँ, लेकिन चेहरे की वहां पर जरूरत है। उत्तराखंड में उन्होंने चेहरा बनाया है, लेकिन उत्तराखंड से कोई मंत्री आता है या नहीं आता, इसमें अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है। क्या मैं आपकी बातों का अभी फिलहाल लब्बो लुआब ये निकालूं विनोद सर कि प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर होगा ये एक्सपेंशन, और उसमें राजनीतिक आधार में ये देखा जाएगा कि फौरी जरूरतें कहां पर हैं। अगर ये आप कह रहे हैं तो इसको लेकर मैं आगे जाना चाहता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्विकली आपसे कमेंट चाहता हूं, क्या ऊपर रखा जाएगा प्रशासनिक वाली बात या राजनीतिक वाली बात? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है ये बहुत देरी से हो रहा है। अब विस्तार हो जाएगा, उसके बाद समझ में आएगा कि देर आए तो दुरुस्त आए या नहीं आए। और देरी की हालांकि एक बड़ी वजह ये है कि जो चाइनीज वायरस का कहर भारत में रहा उसकी वजह से भी ये विस्तार टला, नहीं तो शायद ये 1 वर्ष पहले हो गया होता। लेकिन मुझे लगता है कि यह जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है ये मोदी जी पूरी तरह से राजनीतिक विस्तार करने जा रहे हैं। इसमें प्रशासनिक का रंच मात्र कहीं कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक विस्तार के साथ जो मूल वजहें हैं, भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं उनको ये भरोसा दिलाएं कि पार्टी आपको देख रही है। और जो दूसरे लोग हैं, मुझे ये लगता है कि कम से कम 4 लोग तो ऐसे हैं जो निशाने पर हैं। मैं किसी का नाम यहां नहीं लूंगा क्योंकि वैसे भी जब 1-2 दिन बचा हो तो इस तरह से नाम लेने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन 4 लोग हैं
जो अलग अलग जगहों पर चाहे अतिरिक्त मंत्रालय की वजह से या फिर उनको कहें कि जो मूल काम था वो नहीं कर सके। तो जिनको रिवॉर्ड करना है उनको राज्यों से लाना है। राज्यों के चुनाव मूल वजह है। सामाजिक समीकरण को भारतीय जनता पार्टी साधती रही है और उसको इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए और पुख्ता करने की कोशिश करेगी। पूरी तरह से राजनीतिक मंत्रिमंडल विस्तार होगा ही। नहीं, अपेक्षाओं के मुताबिक आपने कहा जहां काम नहीं हुआ वहां पर नाम नहीं लेंगे, आपने ये कहा। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये महकमे कौन से हो सकते हैं, कौन सी हो, क्या किसान आंदोलन चैलेंज है, क्या कोविड के समय जो परिस्थितियां बनी वो चैलेंज हैं, कहां चैलेंजेस हैं जहां पर हम नाम बेशक ना लें लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि वहां पर चीजें बदल सकती हैं। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा। गुरुप्रकाश पासवान, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जेपी नड्डा का बुलावा, सभी संभावित मंत्रियों की नड्डा से होगी मुलाकात। नड्डा और बीएल संतोष की तरफ से गया है, उनको फोन सोर्सेस बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल से शांतनु ठाकुर भी दिल्ली आए हैं। अटकलें तेज हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए नेताओं की दिल्ली दौड़ लगी हुई है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि दिनेश त्रिवेदी को भी अकोमोडेट किया जा सकता है, जो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। बहुत सारे नामों की चर्चा है और बहुत सारी वजहें हैं इसके पीछे, लेकिन एक्चुअली क्या होने वाला है ये तो सिर्फ वो जानते हैं जिन्होंने ये लिस्ट बनाई है और जिनको इस लिस्ट में मोहर लगाना है। लेकिन फिर भी ये समझने की उत्कंठा आपके अंदर है और हम भी इस लोभ का संवरण नहीं कर सकते कि ये जो हो रहा है वो अभी क्यों हो रहा है और किन नामों पर मोहर लग सकती है। नई मोदी सरकार, चुनावी फायदे वाला विस्तार, क्योंकि ये बात अभी कही गई, हमारे एक्सपर्ट ने भी ये बात कही कि इसमें प्रशासनिक के बजाय आप देखिएगा राजनीतिक कारण जो होंगे उनको तरजीह ज्यादा मिलेगी। तो वजहें क्या हो सकती हैं? नई मोदी सरकार, चुनावी फायदे वाला विस्तार होगा क्या, यूपी चुनाव को साधने की कोशिश होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और कहीं किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसको ध्यान में रखा जाएगा। और यहां से दलित चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। यह भी कहा गया कि थावरचंद गहलोत को एक्चुअली शिफ्ट करके कई सारी अकोमोडेशंस के लिए जगह बना दी गई। राज्यसभा में जगह बना दी गई किसी अकोमोडेशन के लिए, मिनिस्ट्री में जगह बना दी गई। अब क्योंकि थावरचंद गहलोत वहां से जाएंगे और वो कर्नाटक में कार्यभार संभालेंगे, तो यहां अकोमोडेशन के लिए उन्होंने चांसेस बना दिए। बिहार से दलित चेहरे को मंत्री बनाने की कवायद। अब बिहार से दलित चेहरे का आप उभार देखेंगे, अभ्युदय देखेंगे, आप देखेंगे कि मुख्य तौर पर ये यूपी में प्रायोरिटाइज किया जाता है। इसको लेकर हालांकि इंतजार है। यूपी के ब्राह्मण नेता को कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नाराज हैं। एक्चुअली क्या है, ये हेरन से ही है, लेकिन अगर नाराजगी है तो उसको सेटिएट करने के लिए, उसको कहीं उसको शांत करने के लिए ये किया जा सकता है, किसी ब्राह्मण चेहरे को बनाया जाए। यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक की नाराजगी जाहिर है दूर करना उसके पीछे मकसद। यूपी के क्षेत्रीय दलों को भी साधने की तैयारी है और क्षेत्रीय दल, अपना दल एस, अनुप्रिया पहले भी रही हैं मंत्रिमंडल में, एक बार फिर से आएंगी। निषाद पार्टी से हो सकता है कि डॉक्टर संजय निषाद के बेटे को यहां पर मंत्रिमंडल में जगह मिले। मध्य प्रदेश और बिहार का कद बढ़ाने की कवायद है। मध्य प्रदेश और बिहार दोनों जगहों पर अभी तुरंत चुनाव वाली स्थिति नहीं है, लेकिन यहां पर उन नेताओं जिनकी बदौलत यहां पर चीजें भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल हुई हैं और अपने सहयोगियों का ध्यान रखने की बात है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। महाराष्ट्र से मराठों की भागीदारी केंद्र में बढ़ेगी और इसीलिए आप देख रहे हैं कि नारायण राणे को भी फोन गया हुआ है और भी कई नेताओं को फोन गया हुआ है। कमजोर प्रदर्शन वाले नेताओं की छुट्टी होगी, ये बात भी सोर्सेस के हवाले से कही जा रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि मुख्य तौर पर राजनीतिक जो मसले हैं, राजनीतिक जो कारण हैं, जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, वो इसको डोमिनेट करेंगे चीजों को तय करते वक्त। अब देखिए ये नाम, ये लगभग तय माने जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच गए हैं महाकाल बाबा का आशीर्वाद लेकर और कहा जा रहा है कि उनको लगभग तय है। नारायण राणे, इन्होंने शिवसेना से बगावत की, 2017 में अपना मोर्चा एक बना लिया था, लेकिन फिर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और इनको प्रोमिनेंस दिया जा सकता है। विनोद सोनकर, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि सोनकर, ये जो समुदाय है प्रयागराज और आसपास, इसका बहुत डोमिनेंस है। इनको साधने के लिए कास्ट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इनको अकोमोडेट किया जा सकता है। सर्बानंद सोनोवाल कद्दावर हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, इनको इधर लाया जा सकता है। वहां हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जा चुका है। पशुपति पारस, इनको जगह दी जा सकती है। और जब से चिराग पासवान को यह पता चला है, उन्होंने लेटर लिखकर यह कहा है कि ऐसा मत कीजिएगा, आप किसी को बनाएं, यह आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन मेरी पार्टी के नाम पर, मेरी पार्टी के निशान पर आप किसी को बना देंगे, मुझे आपत्ति होगी। अब ये जो चल रहा है, ये जो खींचतान है, जरा ये भी समझने की कोशिश करें। गुरु प्रकाश पासवान, क्या आप ये मानेंगे कि आज
2019 के मुकाबले आप अपने सहयोगियों की ज्यादा सुनने वाली स्थिति में आ गए हैं? नहीं दिनेश जी, बहुत उम्दा सवाल है और मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि भारत के राजनीतिक इतिहास में एनडीए 1 शायद इकलौता ऐसा गठबंधन था जहां 22 दलों को लेकर के सफलतापूर्वक 5 वर्षों तक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार चलाया था। तो गठबंधन धर्म, ये जो शब्द भारत के राजनीति में आया है, ये हम ही लोग लेकर के आए हैं, तो हमें किसी से इससे लेसन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक अभी गुरदीप सिंह सप्पल जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई पीएमओ के पास बार बार ये टिप्पणी की जाती है। देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2004 से 2014 तक एनएसी जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल था, वो देश को चला रहा था। ऑल पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी, ऑल पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब स्टेट की बात तो मतलब कांग्रेस के लोग नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कुल मिला के बस 3 स्टेट ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी अपने दम पे शासन में है। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, वहां हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का क्या चल रहा है, सर्वविदित है। राजस्थान देख लीजिए, फॉर्मर डिप्टी सीएम और प्रेजेंट सीएम में क्या चल रहा है, सर्वविदित है। पंजाब देख लीजिए, वहां पे कैप्टन और सिद्धू जी के बीच क्या चल रहा है, सर्वविदित है। तो मुझे लगता है कि इंटरनल डिसिप्लिन को लेकर गुरु प्रकाश पासवान जी, एक बात जो ये कही गई थी, जब 303 सीटें आई, उसके बाद ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था कि देखिए, हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे लिए इसलिए सहयोगी नहीं है कि उनके साथ हमको सत्ता चाहिए, हमारे इसलिए सहयोगी हैं क्योंकि हमारे विचार आपस में मिलते जुलते हैं और उनके साथ एक दिन 2 दिन के लिए नहीं, हम वर्षों के साथ साथ रहने वाले हैं। तो ऐसे में आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं जब शिरोमणि अकाली दल अभी साथ में नहीं है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब शिवसेना आपके साथ नहीं है? ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन मैं गुरदीप सिंह सप्पल साहब के पास ये जानने के लिए अब चलता हूँ। गुरदीप सिंह सप्पल साहब, गठबंधन धर्म, अलाइज का सिग्निफिकेंस और उनका ड्यू अकोमोडेशन, कौन बेहतर किया, कौन बेहतर करता है, एनडीए यूपीए? दिनेश जी, इसका जवाब मैं देता हूं, लेकिन पहले जो गुरु प्रसाद जी ने बात उठाई कि एनएसी की बात, देखिए एनएसी एक सोशल स्कीम्स के बारे में एक सलाहकार समिति थी जिसको सोनिया गांधी, जो कि यूपीए की चेयरपर्सन भी थी और चुनी हुई सांसद भी थी, कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी थी, वो हेड करती थी। आरएसएस की तरह जो आरएसएस आज बीजेपी की हर स्कीम को, हर पॉलिसी को निर्धारित करता है, जिसका ना कोई चुनाव से कोई लेना देना सीधा होता है, जो अपने को सांस्कृतिक संगठन कहता है लेकिन रिमोट कंट्रोल की तरह काम करता है। सच्चाई वो अपने यहाँ देखे कि वो सच्चाई क्या है। तो बार बार कहा जा रहा है कि मंत्रियों की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते होगा। आप मुझे बताइए कौन से मंत्री, 51 मंत्री हैं, आधा मंत्री छोड़ दीजिए, आधा इसलिए कह रहा हूं कि नितिन गडकरी का रोड ट्रांसपोर्ट में काम सबको दिखता है, वहां भी एमएसएमई की जो मंत्री हैं, एमएसएमई की हालत बुरी है, विदेश मंत्रालय की हालत बुरी है। डिफेंस मिनिस्टर से पूछिए कि चाइना की हालत क्या है, हेल्थ मिनिस्टर से पूछिए कि कोविड के अंदर क्या हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर से पूछिए कि पूरे देश में जो त्राही मची हुई है, लोगों की इनकम 22 करोड़ 23 करोड़ लोग वापस गरीब बन चुके हैं, 97% लोगों की इनकम गिरी है पिछले 1 साल के अंदर। कौन सा ऐसा मंत्रालय है जिसकी परफॉर्मेंस को गुरु प्रसाद जी बताएंगे कि वो बहुत अच्छी थी? और जहां तक पिछले 2 साल की फंक्शनिंग हम देखते हैं, मैं तो मानता ही नहीं हूं कि इतने सारे डिपार्टमेंट चाहिए। मोदी जी सिर्फ 3 डिपार्टमेंट बना दें, नहीं, गुरदीप सिंह सप्पल एक बात बताइए, डिपार्टमेंट बना दें। जब आप कह रहे हैं ये मैं सोच रहा था कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है। सर एक सेकंड, कौन सा डिपार्टमेंट जिसमें फंक्शन अच्छा है? एक आरएसएस को सलामी का बना दे। 3 डिपार्टमेंट बहुत है सर, मेरी आवाज आ रही है भारत की, और ट्रोलिंग करने का और आरएसएस को सलामी देने का। गुरु प्रसाद जी जानते हैं, उन जैसे पढ़े लिखे लोग इन तीनों क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, इसलिए पढ़े लिखे लोगों का नंबर इस पार्टी के अंदर ज्यादा नहीं आता है, सिवाय कुछ ब्यूरोक्रेट्स को। सर, आवाज आ रही है आपको? जिनकी जरूरत पड़ी है कि सरकार चलाने के लिए। तो सरकार का जो आज हाल है देश का, गुरदीप सिंह सप्पल, उनको मेरी आवाज नहीं जा रही है, जरा इंश्योर कीजिए कि उनको वो मेरी आवाज सुन पाए जरा। मैं इस बात को लेकर अरे मैं आपसे बीच में पूछ रहा था और आपको रोक भी रहा था, शायद आप रॉ में बोलते चले गए। मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, आप जब कंपेयर करेंगे तो एब्सोल्यूशन में तो करेंगे नहीं, कंपैरिजन में करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ किसने कितनी लंबी लाइन खींची थी और दूसरे ने कितनी लंबी खींची या छोटी खींची। मुझे तो लगता है आपने जिस तरीके से नितिन गडकरी जी की तारीफ की, ये आप वही करना चाह रहे हैं जो गुलाम नबी आज़ाद जी के साथ कांग्रेस में उनकी तारीफ करके किया गया। लेकिन मैं एक बात ये समझना चाहता हूं आपसे, ये कंपैरिजन किससे होगा? यूपीए के समय किए गए कामों से होगा, डिपार्टमेंट वाइज होगा, या किस तरीके से होगा, या यही देखा जाएगा कि हम तो इतना चाहते थे, एक्चुअली उतना नहीं हुआ इसलिए आपने काम नहीं? किस तरीके से कंपैरिजन होगा इसका? यूपीए के डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट आप कंपैरिजन कीजिए एक अलग प्रोग्राम में। मैं और गुरु प्रसाद जी उसमें बैठते हैं, हर डिपार्टमेंट का, चाहे विदेश नीति का हो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे लोगों की आय बढ़ाने का हो,
चाहे पढ़ाई के लेके हो, आप हर डिपार्टमेंट का कंपैरिजन करने को तैयार हैं। यूपीए को बदनाम किया गया था आखिरी कुछ सालों में जब सोशल मीडिया। गुरु प्रकाश पासवान आपकी बातों का जवाब अभी देने के लिए उद्यत है। अब मैं जरा आगे बढ़ना चाहता हूं गुरदीप सप्पल साहब। किसी अलग प्रोग्राम में हम जी ठीक है, किसी अलग प्रोग्राम में कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस कतई क्राइटेरिया नहीं है। गुरदीप सप्पल ये कह रहे हैं, मैं इसको जानूंगा, लेकिन अनुराग भदौरिया मैं ये समझना चाहता हूँ, ये तो प्रेरोगेटिव है, ये तो विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री का, क्यों किस आधार पर करते हैं, कैसे करते हैं, और जाहिर है आप लोगों का भी अधिकार है। क्या ओपोनेंट होने की वजह से ही नुक्ताचीनी आवश्यक है, या उसमें कुछ दिखाई देने लगता है कि नहीं इसमें जो चल रहा है उसके पीछे भाव कुछ और है? अच्छा, तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूं कि अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दौड़ के गए थे मिलने के लिए, उसके बाद फिर वहां पे अपने दल के नेता भी मिले, फिर वहां पे संजय निषाद भी जाके मिले, फिर मिलने का दौर किस तरह से शुरू हुआ, उन्हें पता है कि यहाँ पे उनकी जमीन हिल चुकी है। अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव बुरी तरह ना हारी होती और उनकी जड़ें ना हिली होती उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो शायद वो अपने जो सहयोगी दल है उनको लिफ्ट नहीं देते। जिस तरह से उनकी जड़ें आजकल हिली हुई हैं बिहार में, जिस तरह से उनकी जड़ें हुई हैं मध्य प्रदेश में, तो शायद वो अपने लोगों को इतनी तजुब नहीं देते जो आज वो दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो विस्तार हो रहा है ये राजनीतिक विस्तार है, चाहे वो कितना भी राजनीतिक विस्तार कर लें, चाहे वो कितना भी पॉलिटिकल विस्तार कर लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि ये सिर्फ राजनीतिक विस्तार ही बन के रह जाएगा। जमीनी स्तर पर जो आप योग्यता देख के नहीं कर रहे हो, सिर्फ जाति धर्म देख के और किस दल को एकोमोडेट कर ले, कैसे हम समाज के अंदर यहाँ माहौल बना लें। उत्तर प्रदेश में बिना कुछ काम किए 4.5 साल में जो आपने काम नहीं किया, आप सोच रहे हो कि मंत्रिमंडल में कुछ चेहरे शामिल कर लेंगे, तो उत्तर प्रदेश की जनता इसको मानने वाली नहीं है। 2022 में इसका आपको करारा जवाब देगी कि यहाँ, और इस बात को बताएगी, और हिंदुस्तान की जनता उसके साथ मिलकर बताएगी कि हिंदुस्तान में काम पे ही आपको वोट मिलेगा। इस तरह की राजनीति जो आप दलगत राजनीति, जो आप ये जो जातीय, मैं एक बात समझना चाहता हूँ अनुराग भदौरिया जी, वाजिब सवाल है आपका, और मैं पूछूंगा गुरु प्रकाश पासवान से ये बात, निश्चित रूप से पूछूंगा, ये वाजिब सवाल है। लेकिन आप ये क्या ये हमारे समाज की आवश्यक बुराई हो गई है, जाति आधारित राजनीति, और इससे कोई अछूता नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं, या आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी इससे अलग है एकदम? देखिए, समाजवादी पार्टी को आज भी अगर मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछूं कि आप 5 काम गिना दीजिए, तो ये इनके काम क्या होंगे ये खुद नहीं गिना पाएंगे। चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे देश के हो, चाहे या ये अपने केंद्र में बैठे 5 काम गिना दे। जो कोविड में हाल हुआ है आपने देखा ही है, किस तरह से लोग यहाँ तड़प के बिना ऑक्सीजन के मर गए। वो ऑक्सीजन जो हमारा देश, ठीक है, ये पांच काम गुरु प्रकाश पासवान साहब, मैं आऊंगा आपके पास, समझूंगा, सुनूंगा। अनुराग भदौरिया जी, एक बड़ी खबर सुना रहा हूँ, आप भी सुन लीजिए, आ रहा हूँ आपके पास चर्चा के लिए। सर, मंत्रिमंडल में जगह के लिए जंग शुरू है। जेडीयू ने मोदी के सामने रखी है डिमांड, बिहार फॉर्मूला के तहत मांगे मंत्री पद। कैबिनेट में जेडीयू से 3 मंत्री बनाने की डिमांड। विस्तार से पहले मिले नीतीश और आरसीपी सिंह दिल्ली में है, हाई कमान से करेंगे बात। आरसीपी सिंह दिल्ली ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि जेडीयू, आप पहले सुन लीजिए इस संदर्भ में क्या कहा जा रहा है, फिर मैं आपसे आगे इस बारे में चर्चा आगे बढ़ाता हूं। आज से कई महीना पहले हमने अध्यक्ष की जिम्मेवारी आरसीपी सिंह को सौंप दी और उन्हीं को कहा है सारा काम करिए, देखिए। अब इसके बाद वापस में बातचीत करके इसके बारे में करेंगे। हमने पूरे तौर पर सारी जिम्मेवारी सौंप दी है। आप जानते हैं 2019 में चुनाव के नतीजों के बाद भी जेडीयू को जो मंत्री पद दिए जा रहे थे, जेडीयू ने लेने से मना कर दिया और ये कहा कि हमको सांकेतिक प्रतिनिधित्व तो नहीं चाहिए। एक बार फिर से जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो जेडीयू बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से इधर देख रहा है, उसके एस्पिरेशंस ज्यादा हैं। और ये जब कहा गया कि जो रीजनल एस्पिरेशंस और नेशनल एम्बिशंस हमारे होंगे, तो क्या वो हाँ दिखाई देगा, कितना भाव मिलेगा जेडीयू को? मंत्रिमंडल विस्तार, जेडीयू का फॉर्मूला तैयार, जेडीयू ने क्या कहा है और बीजेपी क्या सोच रही होगी, ये हम चर्चा करने वाले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार ये कि बिहार में बीजेपी के सांसद हैं 17 और बिहार में जेडीयू सांसद हैं 16। दोनों ने 17-17 पर लड़ा था और एलजेपी के लिए, रामविलास पासवान के लिए 6 छोड़ दी थी। इस तरीके से 40 का फिगर पूरा हुआ था। अब इनके पास 16 हैं, तो ये कह रहे हैं कि आपने तो जब 17 हैं आपने ज्यादा मंत्री बनाए, केंद्र में मंत्री 5 बना दिए इसमें से, और हमको केंद्र में मंत्री 1 भी नहीं दिया। पहले आपको जो हमको मंत्री पद दे रहे थे वो सांकेतिक प्रतिनिधित्व था, तब हमने लिया नहीं। अगर आप देना चाहते हैं तो हमको कम से कम 1 कैबिनेट मिनिस्टर दीजिए और 3 मिनिस्टर ऑफ स्टेट या 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट दीजिए। क्या ये मांग, जेडीयू की डिमांड अकोमोडेट की जाएगी? अकोमोडेशन होता है तो ये कहने वाले मुखर हो जाएंगे कि देखिए अब अलाइज की सुन रहे हैं, तब नहीं सुना, अब इसलिए क्योंकि इनकी अपनी जमीन खिसक रही है, सहयोगी याद आ रहे हैं। और अगर नहीं किया गया तो ये बात कही जाएगी कि ना तब सुनी गई ना अब सुनी गई। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, केंद्रीय मंत्री 2, राज्य मंत्री 1 और पशुपति पारस की 1 सीट, ये बात कही जा रही है जेडीयू की तरफ से, ये डिमांड।
हालांकि इस बारे में कई चीजें कहा सुनी पर हैं, इसलिए फिगर्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन यह जरूर है कि एस्पिरेशंस पहले से ज्यादा। जेडीयू से कौन बन सकता है मंत्री? जेडीयू से मंत्री किसको किसको बनाया जा सकता है? आरसीपी सिंह जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं जेडीयू के, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। ललन सिंह को भी लिया जा सकता है, यह भी कहा जा रहा है। रामनाथ ठाकुर ये भी अपने नाम को लेकर पुरुम्मीद हैं। चंदेश्वर चंद्रवंशी, इनको अकोमोडेट किया जा सकता है। दिलेश्वर कामत को भी इस दौड़ में माना जा रहा है। संतोष कुशवाहा का नाम भी लिया जा रहा है कि वो भी इनमें शामिल हैं। अब जाहिर है ये सोर्सेस के हवाले से जो खबरें आई हैं, ये तमाम नाम चल रहे हैं, लेकिन कितने अकोमोडेट किए जाएंगे? और अगर एक या दो अकोमोडेशन होता है तो पिछली बार की तरह जेडीयू इस बार भी कहेगी क्या कि सांकेतिक प्रतिनिधित्व, या अब बदले हुए समीकरण में बिहार में जो कुछ हुआ चुनावों के बाद, उसके बाद जेडीयू भी जो मिलता है अभी रख लो, क्योंकि जनाधार बढ़ाना है, एक बार फिर से अपने लोगों के लिए कुछ काम करने हैं और उसके बाद फिर चुनाव में जाना है। क्या होगा इस बार और उसके मायने क्या निकाले जाएंगे? गुरु प्रकाश पासवान। नहीं, देखिए, अब जेडीयू को कितना हिस्सा मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये तो केंद्रीय नेतृत्व इस पे विचार करेगा, इस पे निर्णय लेगा। ये टीवी डिबेट सांकेतिक प्रतिनिधित्व तो नहीं दे देंगे ना आप? अब ये सेंट्रल लीडरशिप को तय करने दीजिए। मतलब ये टीवी डिबेट का विषय नहीं है कि हम लोग यहाँ बैठ करके मंत्रिमंडल का बंटवारा करते हैं। अरे सर, हम टीवी डिबेट नहीं कर रहे हैं, आपसे सहयोगी का स्टेटमेंट बता रहे हैं सर। उन्होंने कहा था कि हमको ये तो बस नाम के लिए प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। नहीं, तो सहयोगी का सम्मान है। अभी हम लोगों के 74 विधायक हैं, उनके 45 विधायक। ठीक है, नहीं, आपकी कुछ मजबूरियां भी हैं। मैं विनोद सर के पास जाता हूं, वो बेबाक रूप से बता पाएंगे कि इसमें होने क्या वाला है। सर, कितना सुनने के लिए तैयार हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने सहयोगियों की? देखिए, शुरू में जब आपने कहा कि जब 300 से ज्यादा सीट आई, उन्होंने कहा कि अपने सहयोगियों को साथ लेके चलेंगे। उस वक्त क्या दिया सहयोगियों को? अकाली दल को एक फुल कैबिनेट रैंक नहीं, उनको एक, जेडीयू को एक ऑफर किया, एलजेपी को एक ऑफर किया, 6 एमपी वाली पार्टी को और 16 एमपी वाली पार्टी को एक एक कैबिनेट में ऑफर की। उसी तरह से शिवसेना को क्या दिया? देखिए, आज के दिन जो पॉलिटिकल एलिमेंट है इसका, वो अलाइज की अकोमोडेशन और जो सोशल ग्रुप्स है उनकी अकोमोडेशन, और जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है, तो ये कहे, और मैं माजरत चाहता हूं मेरे दोस्त से अगर वो इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कह देते हैं कि ये तो सिर्फ पॉलिटिकल होगा जी, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि किस बैकग्राउंड में ये रिशफल हो रहा है। ये वैक्सीन की प्रॉब्लम, कोविड की प्रॉब्लम के बैकग्राउंड में हो रहा है, इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम के बैकग्राउंड में हो रहा है, गिरते हुए रोजगारों के बैकग्राउंड में हो रहा है। और मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा अगर प्रधानमंत्री ने कोई टेक्नोक्रेट्स लेटरल एंट्री बना के अपने काबीना में रख लिए, क्योंकि आज के दिन उनको टेक्नोक्रेट्स की जरूरत है। जिस तरह से नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बताया था, और पीछे बात कि भाई प्रधानमंत्री लेटरल एंट्री चाहते हैं, वो बात आगे नहीं बढ़ी और ब्यूरोक्रेसी तक सीमित हो गई। लेकिन वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स में भी आ सकती है, हमको उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, क्या स्लोगन क्या है बीजेपी का? विकास। विकास कैसे होता है? विकास सिर्फ सोशल अकोमोडेशन से नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट से भी होता है, इसी से होता है। और आज के दिन प्रधानमंत्री को ऐसे साथियों की जरूरत है जो अपनी अपनी मंत्रालय मुस्तैदी से चलाएं, उनको नए नए एडवाइस दें, नए नए आइडियाज दें कि किस तरह से सरकार की छवि को निखारना। What an analysis, एक मेकओवर एफर्ट भी है सरकार। कमाल का एनालिसिस सर, कमाल का एनालिसिस। ये जो पर्सपेक्टिव आपने दिया है, ये एक तरीके से आई ओपनर है कि अगर केवल यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखा जाएगा, सोशल अकोमोडेशन का ध्यान रखा जाएगा, तो कई जगहों पर जो चैलेंजेस थे वो बिना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन के कैसे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है विनोद शर्मा सर ने। इसको लेकर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर चिराग पासवान की आपत्ति। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, एलजेपी कोटे से पशुपति पारस को मंत्री नहीं बनाने की अपील, पशुपति मंत्री बने तो चिराग के कोर्ट जाने की धमकी। तो क्या इस वाली रामायण में हर्षवर्धन जी, हनुमान जी नाराज हो गए क्या राम जी से? नहीं दिनेश जी, देखिए, हनुमान जी का नाराज होना जायज है, और मुझे लगता है कि चूंकि गुरु प्रसाद जी ने जो बात कही वो बड़ी ठीक बात कही कि अब ये हम यहाँ तो नहीं बात कर सकते हैं,
लेकिन एक बिहार सरकार भारतीय जनता पार्टी पर और नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ रही है, इसमें जरा सा भी कोई भ्रम की अवस्था नहीं है। और जहां तक है कि प्रतिनिधित्व की बात, तो अगर भारतीय जनता पार्टी अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में होने के बावजूद ये कहती है कि हम सहयोगी दलों को साथ लेकर चलेंगे और चलती है, अब उसमें ये कहना कि बिहार से आप कितने मंत्री बनाएंगे वो यहां तुलना कीजिए, तो क्या जनता दल यूनाइटेड, क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार से तुलना करेगी क्या? और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, सरकार में हैं, एक पूरी सरकार उनको मिली हुई है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल रिप्रेजेंटेटिव एक चीज है। ये इंपॉर्टेंट बात कही आपने। ये हर्षवर्धन जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप 17 और 16 के आधार पर कह रहे हो तो आप अपने सांसदों को केवल बिहार भर देखोगे और क्या उसी में सीमित करके भारतीय जनता पार्टी को भी देखोगे क्या? लेकिन यहां सूटेबिलिटी की स्केल लेकर चला जाता है, सियासत में उसी से नापा जाता है, किसका फुटर अच्छा है ये बात दीगर है। मैं एक अहम खबर बता दूं और एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूं, वापस आ रहा हूं। कैबिनेट विस्तार से पहले मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक, पहली बार एक साथ 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए, 4 गवर्नर के राज्य बदले, 4 गवर्नर्स नए नियुक्त किए गए, झारखंड, हरियाणा, त्रिपुरा, गोवा में बदले गए राज्यपाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल, मिजोरम में बनाए गए नए राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत बने कर्नाटक के गवर्नर। और जब यह किया गया है तो किन बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है? गवर्नर्स नियुक्त किए गए तो कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि देखिए जिनको लेकर हम शिकायत कर रहे थे उनको हटाना तो दूर, जो ट्विटर पर कांग्रेस पर हमलावर रहते थे उनको देखिए गवर्नर बना दिया गया। अब जरा देखिए क्या किया गया है, मोदी का मास्टर स्ट्रोक क्यों कह रहे हैं हम, जरा देखिए। थावरचंद गहलोत कर्नाटक भेज दिए गए, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा भेज दिए गए। इससे न सिर्फ यहां मंत्रिमंडल में अकोमोडेशन के लिए जगह बनी, बल्कि कास्ट इक्वेशंस भी सधे, और कहीं पर अगर सियासी उठापटक होती है कर्नाटक मसलन, तो वहां पर अब थावरचंद गहलोत पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश मंगू भाई पटेल और हिमाचल प्रदेश राजेंद्रन विश्वनाथ आर्लेकर, इनको वहां पर बनाया गया। गोवा में PS श्रीधरन पिल्लई, झारखंड में रमेश बैस, त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्य, मिजोरम में हरि बाबू कम्भमपति। अब ये जो किया गया है इसको लेकर जाहिर है उधर से जो कांग्रेस है वो आलोचना का स्वर दिखाई दे रहा है। वो कितना जायज है हम समझने चलें उससे पहले जरा ये भी देख लीजिए कास्ट कनेक्शन क्या है, वो मैं आपको बता दूं। यहां पर थावरचंद गहलोत खास तौर से ये जो शेड्यूल कास्ट जो यहां पर अकोमोडेट करने की हम बात कर रहे हैं वो यही है, दलितों को रिप्रेजेंटेशन देना इधर और उधर, इनको गवर्नर बना देना। इनके दिल में कोई खलिश भी नहीं आई, वहां पर गवर्नर के तौर पर पहुंच गए राज्य में। क्योंकि ये विपक्षी अक्सर कहते हैं कि ये इसलिए किया जाता है, लेकिन जो विपक्षी आज हैं वो कभी सरकार में थे, वो भी यही किया करते थे। तो कहानी ऐसी है कि परिदृश्य सिर्फ इस बात से बदलता है कि आज आप किधर बैठे हुए हैं। लेकिन इसको लेकर जरा मैं समझ लूं, गुरु प्रकाश पासवान साहब, ये हर बात आपस में जुड़ी हुई है, गवर्नर बनाए जाना, यहाँ पर एक्सपांशन, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। नहीं, निश्चित रूप से, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस प्रकार से थावरचंद गहलोत जी हो, आर्लेकर जी हो, मुझे लगता है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार महिला गवर्नर और दलित समाज से आने वाले इतनी बड़ी संख्या में लोग राज्यपाल बने हैं। तो प्रतिनिधित्व का विषय तो एक है ही, और प्रतिनिधित्व के साथ साथ जो बार बार विषय, और आपने शुरू में भी डिस्कस किया था कि मेरिट और रिप्रेजेंटेशन, हमारे लोकतंत्र में ये दोनों फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेरिट का भी ध्यान रखा जाए और रिप्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखा जाए। तो निश्चित रूप से पॉलिटिक्स में इन दोनों को वही तो कह रहा है, जेडीयू के रिप्रेजेंटेशन हमको बराबरी वाला दीजिए, 16-17 में एक जैसी बात होनी चाहिए। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन गुरदीप सप्पल, गवर्नर बनाए जाने से कांग्रेस क्यों ऐतराज कर रही है? वो उनका अपना प्रोरोगेटिव है, उन्होंने नाम चुन के राष्ट्रपति के पास भेजे उन्होंने जी। पहले तो जो आपने इसको मास्टर स्ट्रोक बोला, तो मुझे थोड़ी आपत्ति है। कठपुतली के खेल को मास्टर स्ट्रोक नहीं कहना चाहिए। बीजेपी के अंदर आप देखिए, जब कांग्रेस पार्टी गवर्नर बनाती थी, आप कहेंगे आप भी ऐसे करते थे, लेकिन उस वक्त जो गवर्नर लोग बनते थे जाने माने नाम होते थे, अपने फील्ड के या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव नाम होते थे। आज आप देखिए, आधे गवर्नर के नाम आपको भी नहीं मालूम होंगे, जनता को भी नहीं मालूम होंगे, वो आरएसएस के साथ काम करते आए हैं, वो गवर्नर बनते हैं, और उसको मास्टर स्ट्रोक बोलना गलत है। और साथ ही दूसरी बात जो विनोद जी ने बोली थी, उससे भी मैं थोड़ी असहमति रखता हूँ कि मोदी सरकार को टेक्नोक्रेट्स की जरूरत है। देखिए, पिछले 5-7 साल का अनुभव है नोटबंदी से लेकर अब तक, कि जो अच्छे नाम थे, जो खुलकर अपनी बात कहते थे, जो कि काबिल लोग थे, वो रघुराम राजन से लेकर विरल आचार्य से लेकर अभी शाहिद जमील जो कि इंसाकॉम के चेयरमैन थे। तो आपने नक्शल में सर, क्योंकि वक्त नहीं है, देखिए विनोद सर इशारा कर रहे हैं सर, क्या यस मैनशिप को ध्यान रखा जा रहा है? बाकी सारे फैक्टर्स एक तरफ, यस मैनशिप एक तरफ। सर देखिए, मुझे एक बार सलाहकार है इस सरकार का,
को कई बरसों से जानता हूँ, उसने एक दिन कहा मुझे कि इनकी सब चीजें ठीक है, लेकिन एम्फेसिस है ना वो मेरिट को ले डूबता है, और ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ डेंजर साइन है। और ये बात सर मैं 50 सेकंड ओवर हो चुका हूं और ये मेरी टीम मुझको कह रही है कि अब यहाँ रुकना होगा सर, वक्त की पाबंदी मुझे रोक रही है, माफ कीजिएगा आप लोगों को बीच में रोकने के लिए। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, इसको कठपुतली का खेल कहा जाए तो उसका क्या, जहां ये कहा जाता है कि G23 तो पहले संभाल लो। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।